अगर मैं कहूं कि आज दुनिया के सबसे बड़े समुद्री व्यापारिक संकट का समाधान समंदर से नहीं बल्कि भारत की रेल पटरियों से आ रहा है, तो शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना? मतलब जब भी ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने की बात होती है या लाल सागर में जो हमले हो रहे हैं उनकी बात आती है, तो हमारे दिमाग में समंदर में फंसे बड़े जहाज ही आते हैं। जी, या फिर आसमान छूने वाली ट्रांसपोर्ट लागत। सही कहा। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं, उनका फोकस एक ऐसी कंपनी पर है जिसके पास अपना एक भी जहाज नहीं है। अपना जहाज नहीं है, फिर भी वो ग्लोबल शिपिंग की दुनिया में तहलका मचा रही है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कॉनकॉर, यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक बेहद चौंकाने वाले ट्रांसफॉर्मेशन की। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इस कंपनी ने पूरे लॉजिस्टिक्स सेक्टर के नियमों को ही बदल कर रख दिया है। ये वास्तव में एक बहुत ही असाधारण केस स्टडी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। हाँ, भारतीय रेलवे के तहत एक साधारण सरकारी कंपनी, मतलब एक पीएसयू के रूप में। बिल्कुल। और नवंबर 1989 में जब इन्होंने असल में काम करना शुरू किया, तब इनके पास क्या था? केवल 7 इनलैंड कंटेनर डिपो। सिर्फ 7? वाओ। जी। और आज जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं उसमें ये साफ है कि कैसे 7 डिपो वाली ये कंपनी आज खुद की शिपिंग लाइन लॉन्च कर रही है। मतलब इस भयंकर वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी लॉजिस्टिक्स बाजार में अपना 55% मार्केट शेयर मजबूती से पकड़े हुए। 55% कोई छोटी बात नहीं है। तो जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये स्पष्ट कर दूं कि हम इस चर्चा में केवल सतह की बात नहीं करेंगे। हम इस पूरी रणनीति के क्यों और कैसे की गहराइयों में जाएंगे। बिल्कुल, हमें इसकी जड़ों को समझना होगा। तो चलिए जमीन से ही शुरुआत करते हैं। कॉनकॉर के इस विशाल साम्राज्य की जो असल रीढ़ की हड्डी है, वो है आज के समय का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी WDFC। WDFC, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिल्कुल है। देखिए, ये कोई आम रेलवे ट्रैक नहीं है। अभी तक होता क्या है, मालगाड़ियों को पैसेंजर ट्रेनों के गुजरने का इंतजार करना पड़ता है। और इसी वजह से माल पहुंचने में कई बार हफ्तों लग जाते हैं। सही कहा। तो WDFC केवल मालगाड़ियों के लिए बना एक हाई स्पीड ट्रैक है। और दस्तावेजों के अनुसार दिसंबर 2025 तक इसके पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है, जो कि अब बहुत दूर नहीं है। जी नहीं। और इसकी अहमियत सिर्फ स्पीड में नहीं है, बल्कि स्केल यानी पैमाने में भी है। इन ट्रैक्स पर डबल स्टैक्ड कंटेनर गाड़ियां चलेंगी। अच्छा, डबल स्टैक्ड मतलब एक के ऊपर एक रखे हुए कंटेनर? बिल्कुल सही। इससे एक ही बार में 2 गुना माल ढोया जा सकेगा। देखिए, भारत में माल ढुलाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रकों के जरिए सड़क से होता है, जो कि काफी महंगा भी है और धीमा भी। और प्रदूषण भी करता है। तो ये कॉरिडोर उस पूरे ट्रैफिक को सड़क से उठाकर वापस रेल की ओर शिफ्ट कर रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी पुरानी जाम से भरी सिंगल लेन सड़क से अपनी गाड़ी निकालकर सीधे एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पर ले आए। बेहतरीन उदाहरण है, जहां कोई रेड लाइट नहीं है। लेकिन रिपोर्ट में मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा, वो सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं है, उनके पीछे का दिमाग भी है। आप उस IIT रुड़की वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। दस्तावेजों से पता चलता है कि कॉनकॉर IIT रुड़की के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो WDFC पर कंटेनरों की आवाजाही के लिए एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स विकसित कर रहे हैं। और ये कोई साधारण टाइम टेबल नहीं है? नहीं, ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो गणितीय रूप से ये तय करता है कि कौन सा कंटेनर किस डिब्बे पर रखा जाए। उसका वजन क्या है और उसे किस रूट से भेजा जाए। बिल्कुल, ताकि ट्रेन को कम से कम रुकना पड़े और कोई भी जगह खाली ना जाए। ये एल्गोरिदम असल में मालगाड़ी के टर्न अराउंड टाइम को कम करता है। मतलब ट्रेन माल छोड़कर कितनी जल्दी अगली ट्रिप के लिए तैयार होती है। तो ये तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का तालमेल ही है जो कॉनकॉर को जमीन पर अजेय बना रहा है। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अच्छा, देखिए, जब जमीन पर माल इतनी तेजी से और इतनी भारी मात्रा में बंदरगाहों तक पहुंचेगा, तो वहां क्या होगा? कंटेनरों का पहाड़ लग जाएगा। बिल्कुल, बंदरगाहों पर भीड़ लग जाएगी। स्पीड का ये फायदा तब तक अधूरा है जब तक समंदर का रास्ता भी आपके कंट्रोल में ना हो। अब समझ में आया। और इसीलिए जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद कॉनकॉर ने समंदर का रुख किया है। जी, उन्होंने भारत कंटेनर शिपिंग लाइन
यानी BCSL नाम से अपना खुद का शिपिंग वेंचर शुरू किया है। और जुलाई 2025 में उन्होंने NVOCC ऑपरेशंस की शुरुआत की। NVOCC। जो लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं हैं, इसका मतलब है नॉन वेसल ओनिंग कॉमन कैरियर। आसान भाषा में समझें तो कॉनकॉर के पास अपने खुद के जहाज नहीं हैं। बिल्कुल, वे बड़े जहाजों पर कंटेनर रखने की जगह थोक में बुक करते हैं और फिर उसे अपने ग्राहकों को देते हैं। एक तरह से होलसेल में जगह खरीदकर रिटेल में बेचना। सही कहा। और इस रणनीति के तहत वे मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के व्यापारिक रास्तों को जोड़ रहे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक वे बहुत ही कम समय में 850 TEU से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी एक्सिम कार्गो हैंडल कर चुके हैं। वाह, 850 TEU, और यहाँ TEU का मतलब है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, वही 20 फुट के मानक लोहे के बक्से जो हम अक्सर ट्रकों पर देखते हैं। जी, लेकिन हमें यहाँ एक कड़वी सच्चाई का भी सामना करना होगा। वो क्या? समंदर का रास्ता इस वक्त बिल्कुल भी आसान नहीं है। लाल सागर और बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के आसपास जो कुछ भी हो रहा है, हुती हमले, उसने तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। बिल्कुल, ये आज के वैश्विक व्यापार का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा को अगर हम देखें तो जहाज़ों को अब स्वेज नहर से जाने के बजाय पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ रहा है, जो कि एक बहुत लंबा रास्ता है। जी, इस लंबे चक्कर की वजह से सफर में 2 से 3 हफ्तों का अतिरिक्त समय लग रहा है। और इसका सीधा असर ये हुआ है कि जहाजों का ईंधन खर्च कई गुना बढ़ गया है। और इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अपने प्रीमियम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, ऐसे खतरनाक और अस्थिर समय में जब बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां परेशान हैं, कॉनकॉर्ड समंदर में उतरने का रिस्क क्यों ले रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जब दस्तावेजों को खंगाला तो इसका जवाब मुझे शिपिंग के अर्थशास्त्र में मिला, और वो है खाली कंटेनर्स का प्रबंधन। एम्प्टी रीपोजिशनिंग। ये तो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सिरदर्द है। बिल्कुल, विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए खाली कंटेनर वापस भेजना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई टैक्सी बुक करें, लेकिन आपको वापसी के खाली सफर का किराया भी अपनी जेब से भरना पड़े। ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है ना? वे भारत में आयात का माल तो ले आते हैं, लेकिन वापसी में जहाज खाली कंटेनर लेकर जाते हैं जिसका उन्हें कोई भाड़ा नहीं मिलता। और यहीं पर कॉनकॉर का असली स्ट्रेटेजिक एडवांटेज सामने आता है। वो कैसे? देखिए, विदेशी कंपनियों की टैक्सी खाली जाती है, लेकिन कॉनकॉर के पास पूरे भारत में 68 से ज्यादा टर्मिनल्स का एक विशाल नेटवर्क है। अच्छा। तो जब कोई आयातित माल बंदरगाह पर आता है तो कॉनकॉर उसे देश के भीतरी हिस्सों तक ले जाता है और फिर उसी कंटेनर में निर्यात का माल भरकर वापस बंदरगाह ले आता है। वाह, मतलब उनका कंटेनर कभी खाली घूमता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। खाली कंटेनर्स की जो समस्या दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों का दिवाला निकाल रही है, वही समस्या कॉनकॉर के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन गई है। यह तो मास्टर स्ट्रोक है, यानी वे न सिर्फ माल को बंदरगाह तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि अब उसे समंदर पार भी करवा रहे हैं। जी, या तो वही बाहर की बात, लेकिन कॉनकॉर इसके साथ साथ ये भी बदल रहा है कि इन डिब्बों के अंदर असल में क्या जा रहा है। बल्क कार्गो की बात कर रहे हैं आप। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि इन बड़े लोहे के बक्सों में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स या बस पैकेट बंद सामान जाता है, लेकिन अब कॉनकॉर ने इस सोच को भी पलट दिया है। और इसका सबसे बड़ा और दिलचस्प उदाहरण है भारत की सीमेंट इंडस्ट्री। बिल्कुल, दस्तावेजों में सीमेंट का बड़ा अच्छा जिक्र है। भारत में हर साल लगभग 490 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन होता है। बहुत बड़ी मात्रा है ये। जबकि देश की कुल क्षमता 720 मिलियन टन की है। और हैरानी की बात यह है कि आज भी इस विशाल मात्रा का 90% हिस्सा सड़क मार्ग से यानी ट्रकों के जरिए जाता है। ट्रकों से? तो उसमें तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होता होगा। प्रदूषण भी होता है और रास्ते में सीमेंट की बर्बादी भी बड़े पैमाने पर होती है। बोरियां फट जाती हैं, नमी लग जाती है। और यहीं पर कॉनकॉर की कंटेनर से बाहर की सोच सामने आती है। दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने 1000 स्पेशलाइज्ड टैंक कंटेनर्स का ऑर्डर दिया है। जी, ये कोई साधारण डिब्बे नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन टैंकों की जो खूबी मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इनकी न्यूमैटिक लोडिंग और अनलोडिंग तकनीक। कंप्रेस्ड एयर वाली तकनीक। हाँ, न्यूमैटिक सिस्टम का मतलब है कि सीमेंट को हवा के भारी दबाव का इस्तेमाल करके पाइपों के जरिए सीधे टैंक में भरा और निकाला जाता है। तो इसमें बोरियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं, ना कोई उड़ती हुई धूल, ना कोई बर्बादी, और सबसे बड़ी बात, सीमेंट कारखानों में माल उतारने के लिए जमीन में गहरे गड्ढे या पिट बनाने की जरूरत ही खत्म हो गई। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी कम कर देगा। जी,
और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। आंध्र प्रदेश के माय होम सीमेंट साइडिंग से बैंगलोर तक इसका रियल टाइम ऑपरेशन सफलतापूर्वक चल भी रहा है। और मजे की बात यह है कि वे केवल सीमेंट तक नहीं रुके हैं। लिक्विड केमिकल, फ्लाई ऐश और यहाँ तक कि गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न के लिए भी वे विशेष कंटेनर सिस्टम ला रहे हैं। ये रणनीति उनके कार्गो बास्केट को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई कर रही है, ताकि वे किसी एक उद्योग पर निर्भर न रहें। सही कहा। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक गंभीर शंका हो रही है। क्या शंका है? जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखते हैं, मतलब WDFC का विस्तार, खुद की शिपिंग लाइन, BCSL, सीमेंट और केमिकल जैसे नए सेक्टर्स में एंट्री, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कॉनकोर एक ही समय पर बहुत सारे मोर्चों पर जंग लड़ रहा है? आप ओवर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या ये बिजनेस की दुनिया का वो क्लासिक ओवर एक्सपेंशन का खतरा नहीं है, जहां कंपनी इतनी तेजी से फैलती है कि उसका मुख्य फोकस ही बिगड़ जाता है? देखिए, आपकी ये शंका बहुत ही जायज है। कोई भी वित्तीय विश्लेषक जब इस विस्तार को देखेगा तो सबसे पहले यही सवाल उठाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब हम कॉनकोर के वित्तीय सुरक्षा कवच को गहराई से देखते हैं तो स्थिति स्पष्ट होती है। सबसे पहली बात, वे अपने एबिटा मार्जिन को लगातार 20% से ऊपर बनाए रखने में सफल रहे हैं। 20%? जो लोग वित्तीय शब्दावली से परिचित नहीं हैं, उन्हें बता दूं कि एबिटा का मतलब है कंपनी का शुद्ध ऑपरेशनल मुनाफा, यानी टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले की कमाई। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में 20% का मार्जिन असाधारण है। बिल्कुल असाधारण है। और इस मुनाफे को बचाने वाला एक और बहुत बड़ा फैक्टर है ईंधन की बढ़ती कीमतों से उनकी सुरक्षा। फ्यूल शॉक से बचाव। जी, जब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रकों पर निर्भर लॉजिस्टिक्स कंपनियों की लागत इतनी बढ़ जाती है कि वे टिक नहीं पाती। तेल महंगा तो ट्रक का भाड़ा महंगा। बिल्कुल, और यही कॉनकोर बाजी मार ली जाता है। इसका कारण ये है कि भारतीय रेलवे का 99% नेटवर्क अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। ओहो, बिजली से चलने वाली ट्रेनें? जी, कॉनकोर का मुख्य बिजनेस इन्हीं इलेक्ट्रिक मालगाड़ियों पर चलता है। इसलिए जब दुनिया में डीजल महंगा होता है तो कॉनकोर पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ता। बल्कि इसका तो उल्टा असर होता होगा। जब सड़क परिवहन महंगा हो जाता है तो और भी ज्यादा ग्राहक ट्रकों को छोड़कर कॉनकोर की रेल सेवा की तरफ आ जाते होंगे। एकदम सही। जो संकट दूसरों की कमर तोड़ता है वो इनके लिए नया बिजनेस लेकर आता है। ये तो वाकई में एक जबरदस्त सुरक्षा चक्र है। और ये इलेक्ट्रिफिकेशन केवल मुनाफे का साधन नहीं है, ये उनके ग्रीन लॉजिस्टिक्स के विजन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, पर्यावरण को भी तो बचाना है। दस्तावेजों में ऐसे कई पहलुओं का जिक्र है। उन्होंने अपने सड़क परिवहन बेड़े में 160 LNG ट्रकों को शामिल करने की योजना बनाई है। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। हाँ। और ये ट्रक पारंपरिक डीजल ट्रकों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 25% तक कम करते हैं। ये तो एक बड़ा कदम है। उन्होंने खाटूवास टर्मिनल में पहला LNG स्टेशन भी चालू कर दिया है और इलेक्ट्रिक वाहनों का भी ट्रायल चल रहा है। लेकिन इन ग्रीन इनिशिएटिव्स में जो मुझे सबसे क्रांतिकारी कदम लगा वो है जापान की कंपनी ITE के साथ उनका प्रोजेक्ट। वो आइस बैटरी तकनीक वाला प्रोजेक्ट? जी हाँ, ये लॉजिस्टिक्स के कोल्ड चेन सेक्टर में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मुझे इस तकनीक का विज्ञान बहुत ही अद्भुत लगा। ये 20 फुट और 40 फुट के ऐसे कंटेनर हैं जो पैसिव कूलिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोई AC या मोटर नहीं लगी होती? बिल्कुल नहीं। पैसिव कूलिंग का मतलब ही यही है कि इनमें कोई चलता फिरता एयर कंडीशनर नहीं है जिसे लगातार बिजली चाहिए। इसके बजाय ये कुछ खास तरह के फेज चेंज मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कैसे काम करता है? आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो एक बार बहुत ज्यादा ठंडा हो जाने के बाद हफ्तों तक उस तापमान को अपने अंदर लॉक कर लेता है। वाओ! मतलब बिना किसी बाहरी बिजली या ईंधन के ये कंटेनर अंदर रखे सामान को ठंडा रखता है। और इसके प्रभाव के बारे में सोचिए। हमारे देश में हर साल गर्मी और सही ट्रांसपोर्ट न होने के कारण टनों ताजा फल सब्जियां खराब हो जाती हैं। हम और जीवन रक्षक दवाइयों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, बिना बिजली के तापमान को नियंत्रित रखने वाली ये तकनीक आम आदमी की थाली से लेकर अस्पताल के बेड्स तक सीधा असर डाल सकती है। ये खाने की बर्बादी और मेडिकल सप्लाई दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक मिलकर रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। जी। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी सरकारी ढांचे में इतने बड़े बदलाव केवल तकनीक से नहीं आते,
उनके पीछे सरकारी नीतियों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल, नीतियां तो दिशा तय करती हैं। और इन दस्तावेजों में एक नीतिगत बदलाव की चर्चा है जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ सकती है। वो है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे संवेदनशील और अहम हिस्सा है। जी, भारत सरकार ने कॉनकॉर में अपनी 54.8% हिस्सेदारी में से 30.8% हिस्सा बेचने की योजना बनाई है। इसका सीधा अर्थ ये है कि कंपनी का प्रबंधन भविष्य में निजी हाथों में जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, हम यहाँ इसके किसी राजनीतिक पक्ष में नहीं जा रहे हैं। हमारा पूरा फोकस केवल इस बात पर है कि इसका आर्थिक और ढांचागत प्रभाव क्या होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार इस बिक्री को प्राइवेट कंपनी और निवेशकों के लिए आकर्षक कैसे बना रही है। रिपोर्ट्स में इसका बहुत स्पष्ट जवाब है। सरकार ने रेलवे लैंड लाइसेंसिंग फीस को 6% से घटाकर सीधे 3% कर दिया है। ओहो, आधा कर दिया। जी, और ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। कॉनकॉर के 66 से ज्यादा टर्मिनल्स रेलवे की जमीन पर बने हैं और हर साल उन्हें इसके लिए भारी फीस चुकानी पड़ती थी। तो इस फीस के आधे होने का मतलब है कि कंपनी की बैलेंस शीट पर सीधा और बड़ा मुनाफा दिखेगा। बिल्कुल। किसी भी निजी निवेशक के लिए ये कंपनी अब कहीं अधिक लाभदायक और आकर्षक बन गई है। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ी सरकारी नीति है जो कॉनकॉर के भविष्य को सुरक्षित कर रही है। वो कौन सी? बजट 2026 में घोषित 10,000 करोड़ रुपए की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। मेक इन इंडिया कंटेनर्स। जी, इस आंकड़े को संदर्भ में समझने की जरूरत है। आज की तारीख में चीन हर साल लगभग 50 लाख कंटेनर बनाता है। 50 लाख? बाप रे। और भारत की क्षमता क्या है? सिर्फ 30,000 कंटेनर प्रति वर्ष। ये अंतर तो बहुत डराने वाला है। बिल्कुल, ये अंतर इतना बड़ा है कि अगर कल को चीन कंटेनर देना बंद कर दे तो ग्लोबल ट्रेड ठप पड़ सकता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। लेकिन कॉनकॉर तो खुद कंटेनर बनाता नहीं है, उनका काम तो लॉजिस्टिक्स का है। तो उन्हें इस 10,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से क्या सीधा फायदा होगा? देखिए, वे कंटेनर बनाते नहीं हैं, लेकिन वे भारत में कंटेनरों के सबसे बड़े खरीदार जरूर हैं। अच्छा। पिछले 3 सालों के आंकड़े देखें तो कॉनकॉर ने भारत में बने 22,000 घरेलू कंटेनरों की खरीद की है। 22,000 कंटेनर देश के अंदर से खरीदे? जी, जब कॉनकॉर जैसे दिग्गज कंपनी घरेलू बाजार से इतनी भारी मात्रा में खरीदारी करती है तो वो पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक स्थिरता देती है। बिल्कुल, इससे स्थानीय फैक्ट्रियों को बड़े ऑर्डर मिलते हैं, उनका उत्पादन बढ़ता है। और भविष्य में कॉनकॉर को कम लागत पर बिना चीन पर निर्भर रहे आसानी से कंटेनर मिल सकेंगे। ये एक विन विन सिचुएशन है। तो अगर हम इन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखें, WDFC के जरिए तेज रेलवे नेटवर्क, समंदर में अपनी शिपिंग लाइन, सीमेंट जैसी बल्क कार्गो में नई तकनीक और घरेलू कंटेनर उत्पादन को बढ़ावा, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एकदम साफ। कॉनकॉर अब केवल भारतीय रेलवे का एक एक्सटेंशन या डिब्बों को इधर से उधर करने वाली कंपनी नहीं रही। ये अब रेल, समंदर, पोर्ट और बल्क कार्गो को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने वाला एक इंटीग्रेटेड एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन बन चुका है। सटीक निष्कर्ष है ये। शुरुआत में मैंने ग्लोबल सप्लाई चेन की अराजकता और लाल सागर के संकट का जिक्र किया था। ऐसा लगता है कि कॉनकॉर ने उस अराजकता के बीच अपना एक ऐसा रास्ता बनाया है जो बेहद शांत, सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से अभेद्य है। जी, उन्होंने न सिर्फ अपने लॉजिस्टिक्स को आधुनिक बनाया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि एक PSU वैश्विक चुनौतियों का कितनी आक्रामकता और दूरदर्शिता के साथ सामना कर सकती है। जब आप 55% मार्केट शेयर के साथ काम कर रहे हो, तो आपका हर एक कदम पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो लोग आज हमें सुन रहे हैं वो एक नए और गहरे विचार पर गौर करें जो इन तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया। क्या विचार है? अगर भारत की एक घरेलू रेल आधारित सरकारी कंपनी ग्लोबल कंटेनर शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के इस बेहद कड़े, अनिश्चित और अस्थिर बाजार में इतनी सफलता के साथ अपना साम्राज्य खड़ा कर सकती है, तो क्या ये दुनिया भर के अन्य विकासशील देशों के लिए एक नई प्लेबुक नहीं बन जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या आने वाले समय में हम ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या इंडोनेशिया जैसे देशों की बड़ी रेलवे कंपनियों को भी अपनी सीमाएं लांघकर समंदर की लहरों पर अपने जहाज उतारते हुए देखेंगे? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। जी। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।
अगली बार ज्ञान के एक नए और रोमांचक सफर के साथ फिर मिलेंगे।